नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भारत की न्यायिक संस्थाओं में संसाधनों की कमी पर प्रकाश डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। नेशनल क्वांटम मिशन NQM के तहत चयनित स्टार्टअप ने भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक लॉन्च किया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने दुर्लभ भूतत्वों REEs के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों की महामारी समझौते के मसौदे पर वार्ता संपन्न हुई। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भारत की न्यायिक संस्थाओं में संसाधनों की कमी पर प्रकाश डाला गया। यह रिपोर्ट न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों में संरचनात्मक अक्षमताओं को उजागर करती है, जो न्याय तक पहुंच में असमानताओं को और बढ़ा सकती है। रिपोर्ट में रेखांकित किए गए प्रमुख संरचनात्मक मुद्दे जाने तो पहला है पुलिस बल। देश भर में पुलिस बल में 23% तथा फॉरेंसिक स्टाफ में 50% से अधिक पद रिक्त हैं। वहीं महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व समझें तो राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ पदों पर केवल 8% महिला अधिकारी हैं तथा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटा पूरा नहीं है। केंद्र सरकार ने 2009 में पुलिस बल में 33% महिलाओं के साथ राष्ट्रीय मानक का सुझाव दिया था। दूसरा है न्यायपालिका न्यायाधीश। जनसंख्या का अनुपात निम्न स्तर पर है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 15 न्यायाधीश हैं, जबकि 1987 के विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। वहीं विविधता का अभाव देखें तो निचली अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 38% है, जबकि हाई कोर्ट्स में यह संख्या केवल 14% है। अन्य वंचित वर्ग के तहत केवल कर्नाटक ही न्यायपालिका में SC, ST और OBC कोटा पूरा करता है। तीसरा मुद्दा है जेलों की स्थिति। जेलों में स्टाफ की कमी को देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर जेल स्टाफ के 30% पद रिक्त हैं। वहीं जेलों में कैदियों की संख्या जेल की क्षमता से बढ़कर 131% हो गई है, जिनमें 76% विचाराधीन कैदी हैं। चौथा मुद्दा है कानूनी सहायता। इसमें घटती स्वयंसेवी भागीदारी को समझें तो पैरा लीगल स्वयंसेवकों की संख्या में 38% की कमी आई है। भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए राज्यों को न्यायिक रिक्तियों, पुलिस प्रशिक्षण या जेल सुधार कार्यक्रमों में सुधार दिखाने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ताकि देश भर में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुनवाई करते हुए सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि बाल तस्करी से संबंधित मुकदमों का निपटारा 6 महीनों के भीतर किया जाए और इस मामले में हुई प्रगति पर भी रिपोर्ट दी जाए। शीर्ष न्यायालय ने ऐसे मामलों में कम दोष सिद्ध दर पर भी चिंता जताई। कम दोष सिद्धि दर के लिए तस्करों को आसानी से जमानत मिलना, गवाहों का बाद में मुकर जाना और मुकदमे में देरी जैसे कुछ कारण जिम्मेदार हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी से निपटने के लिए क्या प्रमुख निर्देश दिए हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग से जुड़ी पहलों को देखें तो लापता बच्चों के मामलों को अपहरण या तस्करी माना जाएगा जब तक कि कोई अन्य वजह साबित ना हो। साथ ही पुलिस या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU द्वारा मानव तस्करी के सभी मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। वहीं बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में राज्य स्तरीय एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो की स्थापना की जाए। प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियों की स्थापना की जाए और जिन जिलों में ये पहले से स्थापित है उनमें सुधार किया जाए। इतना ही नहीं, खतरनाक उद्योगों की नियमित जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित बच्चों के लिए बाल मित्र न्यायालयों की स्थापना की जाए, जैसे कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं। अन्य उपाय में पीड़ितों की सहायता से संबंधित प्रणालियों में सुधार करना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही बच्चों के बचाव और पुनर्वास तथा जन जागरूकता अभियानों में गैर सरकारी संगठनों की मदद लेनी चाहिए। कानूनी उपायों की बात करें तो देश में पहले से कई कानून और योजनाएं मौजूद हैं जो अब और भी मजबूती से लागू किए जाने की जरूरत है, जैसे कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। ये कानून तस्करी के पीड़ित या असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा एवं पुनर्वास सुनिश्चित करता है। दूसरा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये कानून बालकों को यौन शोषण से बचाने के लिए बाल अनुकूल प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। तीसरा, बालक और कुमार श्रम
प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक कार्यों या व्यवसायों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी NCLP। इसके तहत जिला स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया जाता है। और आखिरी है पेंसिल पोर्टल। यह CALPR अधिनियम और NCLP योजना के सही से क्रियान्वयन की निगरानी करता है। अब बात करते हैं बाल तस्करी की। बाल तस्करी से तात्पर्य है श्रम, भिक्षावृत्ति तथा यौन एवं अन्य प्रकार के शोषण के लिए किसी बालक की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण या आश्रय देना या प्राप्त करना। इसके मुख्य कारण गरीबी, बाल विवाह और आपदाओं की वजह से विस्थापन आदि है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में हर दिन औसतन 8 बच्चों की तस्करी भारत में हुई थी। हमारा संविधान इस अन्याय के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रयास किए जा चुके हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार कन्वेंशन यानी CRC 1989 और हेग कन्वेंशन 1993, जो बालकों की सुरक्षा और दत्तक ग्रहण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। नेशनल क्वांटम मिशन NQM के तहत चयनित स्टार्टअप ने भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक लॉन्च किया। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी कि NQM के तहत चयनित QPIAI स्टार्टअप ने 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर यानी कि QPIAI इंडस लॉन्च किया। इसे विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल के अवसर पर लॉन्च किया गया है। यह देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसमें हाइब्रिड कंप्यूटिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर, एडवांस्ड क्वांटम हार्डवेयर और स्केलेबल कंट्रोल को शामिल किया गया है। आइए पहले क्वांटम कंप्यूटर और इसके सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। यह क्लासिकल कंप्यूटरों की क्षमता से परे जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में जानकारी को प्रोसेस करने के लिए क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पारंपरिक कंप्यूटरों में इस्तेमाल होने वाले बिट्स के क्वांटम रूप होते हैं। परंपरागत या क्लासिकल बिट्स का मान एक समय में केवल 0 या 1 हो सकता है, लेकिन क्यूबिट का सुपरपोजिशन में मान एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसके प्रमुख सिद्धांत देखें तो इसमें पहला है एंटेंगलमेंट। क्वांटम कण आपस में सहसंबद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार एक को मापने से दूसरे की स्थिति का तुरंत पता चल जाता है, चाहे दोनों के मध्य दूरी कितनी भी हो। दूसरा है सुपरपोजिशन। इसका आशय यह है कि प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तीसरा है इंटरफेरेंस। यह सही परिणाम सुनिश्चित करने और त्रुटियों को हटाने के लिए क्वांटम अवस्थाओं को संयोजित करता है। चलिए अब भारत के लिए क्वांटम कंप्यूटर का महत्व को जानते हैं। पहला है वैश्विक स्तर पर अग्रणी। यह क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के संदर्भ में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और फ्रांस के साथ खड़ा करता है। दूसरा है सुरक्षित संचार। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग क्वांटम नेटवर्क्स को विकसित करने में किया जाता है, जो हेर फेर रहित और उच्च बैंडविड्थ कम्युनिकेशन को साकार करते हैं। तीसरा है औषधि एवं रासायनिक अनुसंधान। यह तेज और अधिक प्रभावी दवाओं व यौगिकों के विकास के लिए सटीक आणविक मॉडलिंग को संभव करता है। चौथा है AI और मशीन लर्निंग। यह बड़े पैमाने पर जटिल व अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का तेजी से अनुकूलन एवं प्रसंस्करण करता है। पांचवा है विनिर्माण। यह परीक्षण लागत को कम करने, बेहतर प्रोटोटाइपिंग और डिजाइन संबंधी सटीकता में मदद करता है। चलिए अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 से 2031 के बारे में जानते हैं। इसका लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक नवोन्मेषी इकोसिस्टम बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास यानी कि R&D को बढ़ाना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके 4 थीमेटिक हब्स को देखें तो इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसरिंग और मेट्रोलॉजी तथा सामग्री और उपकरण शामिल है। इसके मुख्य उद्देश्य देखें तो इनमें पहला है क्वांटम संचार नेटवर्क। इसके तहत 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD प्रणाली के साथ सुरक्षित व उच्च बैंडविड्थ अवसंरचना बनाई जाएगी। फिर है मैग्नेटोमीटर और एटॉमिक घड़ी, जो चुंबकीय क्षेत्रों और समय माप में सटीकता में मदद करेगी। तीसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग पावर। इसके तहत 50 से 1000 क्यूबिट्स वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित किए जाएंगे। और आखिरी में क्वांटम मटेरियल डिजाइन, जो अत्याधुनिक उपकरणों के निर्माण में सहायक होगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने दुर्लभ भूतत्वों यानी REEs के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों में दुर्लभ भूतत्वों का बहुत बड़ा महत्व है और इस क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व है। इसलिए इस प्रतिबंध को चीन द्वारा व्यापार के हथियारीकरण के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल आता है कि दुर्लभ भूतत्व यानी REE होते क्या हैं? दरअसल REE चमकदार व चांदी जैसे सफेद रंग के मुलायम और भारी 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। इसमें आवर्त सारणी के 15 लेंथेनाइट्स के अलावा स्कैंडियम और यट्रियम शामिल है। उदाहरण के लिए सेरियम, यट्रियम, यूरोपियम आदि ये पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें निकालना कठिन होता है क्योंकि ये संकेंद्रित समूह में नहीं पाए जाते हैं। इनका उपयोग रक्षा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक उत्प्रेरक, धात्विक मिश्र, धातु और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे सौर पैनल, पवन टरबाइन आदि में किया जाता है। चलिए अब REEs का वैश्विक वितरण समझते हैं। इसके सबसे अधिक भंडार वाले देश चीन यानी 44 मीट्रिक टन, वियतनाम, ब्राजील, रूस और भारत है। चीन की वैश्विक REE उत्पादन में 2/3 से अधिक हिस्सेदारी है। उसके पास इन संसाधनों को प्रोसेस करने और निकालने की तकनीकी क्षमता है। इसके कारण वह 85% से अधिक आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है। आइए अब चीन द्वारा निर्यात नियंत्रण के परिणाम समझ लेते हैं। इसका पहला परिणाम है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान। इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए तुरंत कच्चे माल की कमी हो सकती है। और दूसरा है रक्षा उद्योगों पर प्रभाव। डिस्प्रोसियम और यट्रियम जैसे REE का फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन आदि में महत्वपूर्ण घटक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। खबर के आखिर में REE के लिए चीन पर निर्भरता कम करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है घरेलू दुर्लभ भूतत्व भंडार का दोहन। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी IREL ने 2032 तक अपने REE उत्पादन को 400% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। दूसरा है सहयोग और प्रौद्योगिकी विकास। उदाहरण के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने REE में सहयोग के लिए 2023 की खनिज सुरक्षा भागीदारी यानी MSP के बाद फरवरी 2025 में ट्रस्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं। और आखिरी है खनन कानूनों में संशोधन। भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संशोधन किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों की महामारी समझौते के मसौदे पर वार्ता संपन्न हुई। इस मसौदा प्रस्ताव को अंतर सरकारी वार्ता निकाय यानी कि INB द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। INB को 2021 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने स्थापित किया था। INB को वैश्विक महामारी की रोकथाम, उसके खिलाफ तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से एक कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने एवं वार्ता करने का कार्य सौंपा गया था। अब इस मसौदा प्रस्ताव को मई में विचार के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा में पेश किया जाएगा। WHO महामारी समझौते के बारे में जाने तो इसका उद्देश्य महामारी की रोकथाम, उसके खिलाफ तैयारी करना और प्रतिक्रिया देना है। वहीं इस समझौते के प्रमुख प्रावधान देखें तो इसमें पहला है महामारी की रोकथाम और निगरानी। इसमें उभरते रोग जनकों के जोखिम का आकलन करना शामिल है। अगला है वन हेल्थ अप्रोच। इसमें लोगों, जानवरों, पादपों और उनके साझा पर्यावरण के बीच आपसी संबंधों की पहचान करना शामिल है। तीसरा है प्रौद्योगिकी और संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण। यह पारदर्शी आधार पर तथा विकासशील देशों के लाभ के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराएगा। और चौथा है पहुंच एवं लाभ साझा करना, जिसके तहत WHO रोगजनक पहुंच तथा लाभ साझाकरण प्रणाली स्थापित करेगा। चलिए अब WHO महामारी समझौते की आवश्यकता को भी समझ लेते हैं। यह समझौता नए रोगजनकों के खिलाफ बचाव प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के दौरान असमन्वित प्रतिक्रियाओं ने वैश्विक फ्रेमवर्क की आवश्यकता को उजागर किया था। दूसरी आवश्यकता है वैश्विक सहयोग। यह समझौता सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी क्षेत्र बेहतर तरीके से तैयार और सुरक्षित रहें। तीसरा है समानता सुनिश्चित करना। यह महामारी को रोकने हेतु देशों के सभी लोगों की आवश्यकता उपकरणों जैसे कि वैक्सीन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। चौथा है सतत वित्त का समर्थन। इसके तहत तैयारी, प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए धन जुटाना एवं आवंटित करना शामिल है। आइए अब अंत में महामारी से निपटने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क को भी समझ लेते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR को देखें तो यह एक समग्र कानूनी फ्रेमवर्क है जो किसी भी लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति या घटना से निपटने में देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है। इसमें सभी 194 WHO सदस्य देश तथा लिechtenstein और होली सी यानी कि वेटिकन सिटी शामिल है।
IHR को सर्वप्रथम 1969 में स्वीकार किया गया था। शुरुआत में यह केवल 6 संक्रामक रोगों तक ही सीमित था। समय समय पर संशोधन कर इसे जैविक, रासायनिक, विकिरणीय और अन्य सीमा पर लोक स्वास्थ्य जोखिमों को शामिल करते हुए व्यापक बनाया गया है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। महाराष्ट्र के पुणे में दस्तलिक अभ्यास का 6ठा संस्करण शुरू हुआ। ये भारत और उज्बेकिस्तान का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE साल 2025 में अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति यानी OALP राउंड 9 के तहत 28 ब्लॉक्स को आवंटित किया। OALP हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति यानी HELP हेल्प के तहत शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर यानी CCYB को सक्रिय नहीं करने का निर्णय लिया। इससे अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रकों को बिना किसी बाधा के निरंतर क्रेडिट प्राप्त होता रहेगा। साथ ही इससे सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP समृद्धि में मंदी आने से भी रोका जा सकेगा। CBI ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध या डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया। इससे पहले CBI ने संगठित साइबर अपराध से संबंधित वित्तीय आपराधिक नेटवर्क से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्र 4 शुरू किया था। इसका उद्देश्य इंटरपोल के नेटवर्क का लाभ उठाते हुए विश्व की सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग द्वारा साइबर अपराध को रोकना था। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 2025 के दक्षिण पश्चिम मॉनसून में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना है। यह वर्षा दीर्घकालिक औसत यानी LPA के 105% के साथ ±5% के मार्जिन के साथ अपेक्षित है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना यानी ETS के प्रदूषण को 20 से 30% तक कम किया है और उद्योगों की अनुपालन लागत में कटौती की है। शोधकर्ताओं ने तपेदिक या क्षय रोग यानी TB की शुरुआती और सटीक पहचान के लिए रियल टाइम LAMP यानी लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन या RTLAMP विधि का परीक्षण किया। गूगल ने हाल ही में अपना 7वीं पीढ़ी का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी TPU लॉन्च किया। इसे आयरनवुड नाम दिया गया है। इसे AI मॉडल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।